बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 7 जून 2026 रात के 9 बजे हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हमारे पास जो मेन 4 स्टोरियां हैं उनमें पहली जो ख़बर और नताइज हैं जो हम आपके सामने रखेंगे वो गिलगित बल्तिस्तान से हैं, जहां पर हम बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 16 सीटों पर वाज़े बरतरी हासिल किए हुए है। दूसरी ख़बर का ताल्लुक़ हम आज़ाद कश्मीर से चलेंगे, जहां पर जो वारदात डाली है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर वहां की जुडिशरी में, वहां के जो चीफ़ जस्टिस हैं जिन्होंने आज फैसला सुनाया है कश्मीरियों के अगेंस्ट, हम बताएंगे कि ये पंजाब के किस ज़िले से इसको भेजा गया है और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है। तारीख़ कभी झूठ नहीं बोलती। तीसरी ख़बर का ताल्लुक़ अबसार आलम से है। ये वो घटिया और टाउट सहाफ़ी हैं जो किसी के कहने पर, जी हाँ आप समझ तो गए होंगे, किसी के कहने पर ये कश्मीरियों के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इन लोगों को एक्सपोज करना, इन जैसे घटिया लोगों को हमारे ईमान का हिस्सा है। चौथी ख़बर का ताल्लुक़ गवर्नर पंजाब से है। ये आदमी बड़ा बेइज्जत हुआ है एक वीडियो बनाते हुए। ये आदमी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की सुन्नत अदा करते करते न घर का रहा ना बहर का रहा। तो सबसे पहले नाजरीन चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ पर हमारे सामने इस टाइम जी जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक 16 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM के जो मुत्तहिदा उम्मीदवार हैं वो वाज़े बरतरी हासिल किए हुए हैं। सबसे पहले जी गिलगित 1 जी, जहाँ पर जो टोटल वोट हैं, सबसे पहले आपको ये बता दें ये जो टर्न आउट है ये 40% के करीब रहा है। 40% का मतलब बहुत बड़ी एवरेज होती है और कोई बड़े यहाँ पे कोई वोट नहीं है। 30+ 33 हज़ार के ये हल्के हैं 3 और ये शहर के अंदर वाक़िया हैं। तो अगर इंसाफ की बात की जाए तो यूनियन कौंसिल जैसे पंजाब में होती है बड़ी, उस टाइप का ये हल्के हैं। तो रात के इस टाइम तकरीबन तमाम के तमाम रिज़ल्ट आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक हमारे पास जो आया है ये 7 पोलिंग स्टेशन हैं गिलगित 1 के, और गिलगित 2 के जी 6 हैं, गिलगित 3 के 8 पोलिंग स्टेशन हमारे सामने पड़े हैं। और यहाँ जो टोटल इन तीनों हलकों में जो पोलिंग स्टेशन थे वो हैं 253। आप अंदाज़ा लगाइए कि 3 लोगों ने मुंतखब होना है, 253 हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा दें कि अगर ईमानदारी से भी इन वोटों को गिना जाए तो किसी भी जगह पोलिंग स्टेशन पर 300 से ज़्यादा, 300-350 से ज़्यादा जो वोट है वो कास्ट नहीं हुए। तो इन बिटवीन जो जीतने वाला है हारने वाला है वो बाज़ जगहों पर तो 50 से भी कम वोट जो है ना उन्होंने ले रखे हैं। इसके बावजूद इतनी देर तक इलेक्शन का जो नताइज हैं उनका जमा ना किया जाना फिर वही इशारा है कि कहीं फार्म 47 की तरह यहाँ भी वारदात ना डाली जाए। तो याद रखिए अगर यहाँ पर वारदात डाली गई तो इसके इंतहाई खौफनाक नताइज सामने आएंगे। तो गिलगित 1, गिलगित 2 और गिलगित 3 में वक्त बहुत कम है हमारे पास, तो हम आपको ये बताते हैं कि गिलगित में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको वाज़े तौर पर बरतरी हासिल है। आगे चलती हैं जी नगर 1 में। यहाँ पर ये GBA 4 है। यहाँ पर कुल 85 पोलिंग स्टेशन हैं और यहाँ जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो 17 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बरतरी हासिल किए हुए हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। अब आप चलते हैं जी, बड़ा खूबसूरत इलाका है हुंज़ा का। हुंज़ा में जी यहाँ पे GBA 6 का रिज़ल्ट हमारे सामने पड़ा है। यहाँ पर 52,041 ये टोटल वोट हैं और जो टोटल पोलिंग स्टेशन हैं 88 हैं। ये इंतहाई दिलचस्प है। यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट्स हैं उनको बरतरी हासिल है। इसके अलावा जी GBA 7, GBA 8 और ये सिकरदू के 2 इलाके हैं। सिकरदू के जो 3 और 4 हैं उनका हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आया। यहाँ इनके बावजूद भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो वहदत मुस्लिमीन हैं, उनको वाज़े तौर पर बरतरी नज़र आ रही है। आगे है जी अस्तोर में GBA 1। यहाँ पर टोटल पोलिंग स्टेशन 253 हैं टोटल पूरे डिस्ट्रिक्ट में जी। यहाँ पर जी 3 सीटें हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अस्तोर 1 का हमारे पास ये
8 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आया है। यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बड़े क्लोज मार्जिन के साथ खड़ी है। दाया मीर जी GBA ये 15 है। यहाँ पर आज सारा दिन कशीदगी बड़े अरूज पर रही। यहाँ बंदे ज़ख्मी भी हुए हैं, यहाँ पर औरतों के भी सर फटे हैं, गिरफ्तारियों की इतलात भी हैं। और ये जो दाया मीर है, यहाँ के जो लोग हैं ये पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो सारा दिन सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा कवर किया है। यहाँ पर GBA 15, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी, यहाँ पर उसको बरतरी हासिल है। और गज़र जो है जी GBA 19, यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर बरतरी हासिल है। खांचे का रिज़ल्ट भी है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी ये तमाम के तमाम जो रिज़ल्ट्स हैं ये हमारे पास जो आ रहे हैं हम अपने पास महफूज रखते जा रहे हैं। लेकिन इस मौके पर किसी भी जगह पर पहले नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीसरे नंबर पर जो है मुस्लिम लीग नून है। तो इन हालात में अभी तक जो रिज़ल्ट्स हैं उनका ना आना ये बायस तशवीश है। तो हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की तारीख़ ये है कि हमने आज तक 1970 के इंतखाब भी के जो 1970 के इंतखाब थे वो भी इंतहाई मुतनाज़ा थे, उनके रिज़ल्ट को तस्लीम नहीं किया गया। तो खुदारा ये जो गिलगित है, कोई जीते या हारे, उन जीतने वाले और हारने वालों को इंसाफ नज़र आना चाहिए। ये उनका हक है क्योंकि आप इलेक्शन करवा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिए। कुछ देर बाद कभी हमने ज़िंदगी में दूसरा वीलॉग नहीं किया, लेकिन अगर जैसे ही ये रिज़ल्ट्स हमारे पास मुकम्मल आते हैं तो हम आपके सामने हाज़िर हो जाएंगे। वो कश्मीर के चीफ जस्टिस जनाब, इसका नाम है राजा सईद अकरम ख़ान साहब। इनका ताल्लुक़ कश्मीर से नहीं है। क्यों, हैरत तो नहीं हुई? जी हाँ, इनका ताल्लुक़ है जी लाला मूसा से। ये कमर ज़मान कैरा के इलाके का है। इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। अरे भाई, जज पे इतना बड़ा इल्ज़ाम, मैं साबित करके देता हूँ जी। ये इन्होंने जी 1989 में लाहौर में अपनी वकालत शुरू की। फिर 1991 में इनको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलता है। ये पंजाब के सन 1995 में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मंजूर वट्टू के दौरे हुकूमत में बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में आप किसी भी वकील से पूछ लें, हम पे यकीन न कीजिए, अगर कोई अटार्नी जनरल बनता है या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनता है, वो बनता है जिसकी काबिलियत बेशक टक्के की ना हो लेकिन जमात के साथ वफादारी हो। तो मौसूफ ये जो हैं पीपल्स पार्टी के दौर में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बने। यहाँ से तरक्की करते हुए आसिफ जरदारी ने जब हुकूमत संभाली 2008 में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए। वहाँ से जी ये अपना सफ़र तय करते हुए आज़ाद जम्मू और कश्मीर ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब आप देखा कितनी लंबी प्लानिंग है ये। आप जब तक ये नहीं समझेंगे तो आज वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने फैसला दिया है कि आइन में तरमीम के ज़रिए से इन सीटों का फैसला होगा। अगर वो चाहते तो इन 12 सीटों पर स्टे भी कर सकते थे लार्जर इंटरेस्ट में, लेकिन आज़ाद जुडिशरी पाकिस्तान के नसीब में नहीं। अब ये जज आपने सुना, अब आप गिलगित बल्तिस्तान के जज की सुने जहाँ पर इंतखाबात हो रही हैं। फिर देखना धांधली को कैसे कवर करते हैं। वहाँ का एक जज है जस्टिस शमीम, बड़ी बड़ी दाढ़ी है जी, 60 साल की उम्र में इसके हाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। परफॉर्मेंस बड़ी मज़ेदार है। चलो वो इनका ज़ाती एक एक्ट है, हमने उसको मुबारकबाद भी दी थी। ये जी जब 2019 में ये मौसूफ रिटायर्ड होते हैं, रिटायरमेंट से पहले जब हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए नैब जाता है तो ये मुल्जिम घर में बैठा होता है, छुट्टी का दिन होता है, ये वाइट पेपर पर टिश्यू पेपर पर हमजा की ज़मानत मंजूर हो जाती है। और इसी के दिनों में वो फैसले हुए थे हाई कोर्ट लाहौर में कि मरियम नवाज़ को अगर किसी ने गिरफ्तार करना है तो 10 दिन पहले उनको बताएं, क्योंकि वो तैयारी कर ले। ये पाकिस्तान की अदालतें हैं, भूले हम कुछ भी नहीं। तो रिटायरमेंट के बाद जब ये आदमी 62 साल पूरे करता है और इसको अंग्रेज़ के कानून के मुताबिक ये फारिग है दीन दुनिया से, तो इसको 2 साल इंतज़ार करने के बाद इसको ले जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान। आओ जनाब, जो आपने यहाँ पर इंसाफ और जो कानून की जो नहरें
चलाई हैं, तो हजूर आप आइए, हम उधर भी आपकी ज़रूरत है। तो गिलगित वाले कोई वकील इस सीट पर इस काबिल नहीं था, उन्होंने उसको वहाँ पर चीफ जस्टिस बना दिया। अब ये मासूम वहाँ पर चीफ जस्टिस हैं, और इसी ने अब ये जो उज़रदारियाँ हैं, जो पंजाब में उज़रदारियाँ थी जहाँ पर हाजिर सर्विस जजों की बजाय रिटायर्ड जज लगा दिए गए, अब गिलगित में अपना चीफ जस्टिस, आज़ाद कश्मीर में अपने जजेस, अपने चीफ जस्टिस, और इस बुनियाद पर अब ये जो हुकूमत है आगे कैसे इक़्तिदार पर काबू कर रही है। जब तक आप इन बारीक वारदातों को नहीं समझेंगे, ना आप सियासत को समझ सकते हैं, ना ही आप किसी अच्छे तजिया पर पहुंच सकते हैं। तो अब आपके दिमाग खुल जाने चाहिए। अब जब इस किस्म की पक्की वारदात हो जाती है, तो अब आपको कंट्रोल करने के लिए मीडिया रह जाता है। आज मीडिया पर जो अबसार आलम ने जो घटिया तरीन सहाफ़त की है, कोई सोच सकता है? इस मौसूफ ने पता क्या किया? इसने कहा कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है कश्मीर वाले, ये इंडियन एजेंट हैं। क्यों जी? उसने कहा 2019 में जब इंडिया ने स्टेटस तब्दील किया था कश्मीर का, इन लोगों ने एहतजाज नहीं किया था। अब आप देखिए, जिस सहाफ़ी के अक्ल और इल्म का ये म्यार हो, तो उस पर इंसान फातह ही पढ़ सकता है। गालियां तो नहीं दे सकते, वैसे देना चाहें तो आप आज़ाद हैं। अब आप देखिए, इस घटिया तरीन आदमी से पूछिए कि 2019 में स्टेटस तब्दील हो रहा है और ये कमेटी सन 2023 में बन रही है, तो क्या अपनी पैदाइश से पहले एहतजाज करते? इधर ही रुक जाइए। अगर एहतजाज करने पे ही हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट जारी करना है, आपने खुद कितना एहतजाज किया? आपके इदारे ने कितना किया? आप जिनके लिए बोलते हैं उन्होंने कितना एहतजाज किया? नून लीग जिनके आप पेरोल पे हैं, उन लोगों ने कितना एहतजाज किया? उन लोगों के आप खोलें ना ट्विटर अकाउंट, फेसबुक पेज ऑफिशियल, या इनके जो जितने भी जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, किसी एक पर अगर मोदी के नाम की एंट्री मौजूद हो तो हम आपके गुनाहगार, हमें पकड़ लीजिए। क्यों जी? अगर वो गद्दार हैं तो इधर आपको क्या मौत पड़ती है शरीफ खानदान के बारे में, जरदारी खानदान के बारे में, कि क्यों? और यार, महज चंद डॉलरों के लिए आप लोगों का ज़मीर मर जाता है। अब ज़मीर मरने से ज़रा देखिए कि जब हमारे ये नालायक हुक्मरान कोई मुकदमा बिल्ड करते हैं तो कितना घटिया करते हैं। आज इन्होंने अवामी एक्शन कमेटी पर एक इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो जैली सिगरेट्स हैं जी, इसकी तैयारी में भी ये मुलव्वस हैं। कोई रह गया है पाकिस्तान में? पहले पाकिस्तान में भैंसें चोरी होती थी, बिजली चोरी के मुकदमात होते थे। अब ज़रा समाअत कीजिए। इन्होंने कहा एक शख्स हैं बाबर ताज, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद में इसकी फैक्ट्री है सिगरेट बनाने की, वहाँ पर जैली सिगरेट तैयार होते हैं और ये सहूलतकार है अवामी एक्शन कमेटी का। अंदाज़ा लगाइए, सहूलतकार। वहीं जो 9 मई में सहूलतकार थे ना, अब ये सहूलतकार उनके जैली सिगरेट्स में भी बनना शुरू हो गए। तो वो मुहब्बे वतन लोग जो पाकिस्तान के लिए जान छिड़कते हैं, उन लोगों को इन्होंने किस तरह से डील कर रहे हैं। अब इनकी समझ देखिए। ये बिलीव मी, पाकिस्तान में जो लोग आज़ाद कश्मीर के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके हक के लिए बोल रहे हैं, उन लोगों को घरों से उठाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज सोहराब बरकत को फिर उठा लिया गया है। ऑब्जेक्शन क्या लगाया है, इल्ज़ाम क्या लगाया है कि ये शख्स आज़ाद जो कश्मीर है वहाँ की जो रिपोर्टिंग है वो गलत कर रहा है। तो भाई, क्या हम आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाते जाएं तो फिर तो ठीक है। हम आप लोगों को गलत कहें तो हम फिर कानून शिकन है। कोई एक मुझे फ़लसफ़ा बता दीजिए, कोई एक पाकिस्तान का कोई एक इंडिपेंडेंट गैरतमंद जो जर्नलिस्ट हो जिसने कहा हो कि आप कश्मीर के मसले को बेहतर तरीके से हल कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? आप जिस तरह आपने टीएलपी को डील किया, जिस तरह पीटीआई को डील किया, जिस तरह आप सियासतदानों को डील कर रहे हैं, अगर आप वैसे सियासी पार्टियों के तौर पर एक पूरी कौम को आप डील करने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, वो कौम है। आज उन लोगों की जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो आपने देखी हैं। उन लोगों ने जी चंदे के डब्बे रखे हुए हैं,
वहाँ पर जो स्कूल के बच्चों से लेकर जो गरीब तरीन मजदूर हैं वो उस चंदा बॉक्स में अपने पैसे डाल रहे हैं। क्यों जी? 9 मई को उनका एहतजाज है। अब इस तरह की जब वीडियोस और एविडेंस हमारे पास मौजूद है तो जिनको देखने के बाद हम कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो 10,000 दफ़ा सोचेंगे। आपने क्या किया जी? आपने कलम उठाया, एक 20 ग्रेड के अफसर ने या 19 ग्रेड के अफसर ने वहाँ पर जारी किया कि ये लोग दहशतगर्द हैं। अच्छा जी, अब दहशतगर्दी है और पाकिस्तान का मीडिया, अरे कम बख्तों, मीडिया का जो मकसद होता है वो हुक्मरानों की इस्लाह करना होता है। ये नहीं होता कि आपने उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। अगर ये चीज़ आपने सीखी है तो आपको आज से 1400 साल पहले हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कि सुन्नत पर अमल पैरा करना होगा कि अगर वक्त का खलीफा कोई गलत काम करे, गवर्नर कोई गलत काम करे, अगर कोई आलीशान बिल्डिंग में रहे, करप्शन करे, सुन्नत के अगेंस्ट चले, कानून के अगेंस्ट चले, तो फिर आपने चुप नहीं रहना। फिर आपको ओल्ड एज में अगर मदीना बदर भी करना पड़े तो आपने बर्दाश्त करना है। फिर आपकी जो बूढ़ी बीवी है वो जंगल में रखकर आपकी जो मैयत है जनाजा पढ़ने वालों की राह देखती रहे तो आपने ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी है। जी हाँ, ऐसे नहीं मेरे नबी ने कह दिया था कि दुनिया में भी ये अकेला मरेगा और आखिरत में भी ये अकेला। तो कभी जाइए ना, ये मुल्तान रोड पर जो मौलाना खादिम रिजवी का मदरसा है उसका टाइटल क्या है? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। जब आप तारीख़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आदमी बोलते हैं वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल करते हैं। ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि अबसार आलम जैसे लोग भी उसके ऊपर चल सकें। अब बड़ी मज़ेदार एक स्टोरी है, ये ज़रा सुनिए। ये गवर्नर पंजाब हैं, इसने अपने आप को पता क्या डिक्लेयर करवा रखा है? मैं दरवेश हूँ जी, मैं दरवेश गवर्नर हूँ। अच्छा, आप अगर दरवेश गवर्नर हैं तो आप क्या करते हैं जी? जी वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो हैं वो प्याज से रोटी खाते थे, प्याज नहीं। इसने क्या किया? ये करोड़ों रुपए की एक गाड़ी इसने ली जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी है, ये करोड़ों रुपए की है। वो एक दरवेश पाकिस्तान मुसलमानों का खलीफा था, पाकिस्तानियों का नाम। इसने जी प्याज से रोटी खाने का फैसला किया। प्याज आया, टिशू लिया। अब जो आदमी हुक्मरान टिशू के जरिए प्याज को पकड़ रहा है, हाय हाय हाय, क्या ड्रामों से को तारीख में नाम लिखा जाता है। अब फिर उसको तोड़ा जाता है, ऊपर एक कैमरा लगाया जाता है और अपने ही कैमरे से अपनी ये बेइज्जती करवा कर घर चला जाता है। भला जिस जमात के लीडरों के सदके के बकरे, बिलावल के सदके, अल्लाह ताला उसको कुछ ना कहे, उसके ये सदके उतारते रहते हैं। वो जो बकरे खरीदे जाते हैं, ये पाकिस्तान की एजेंसी कह रही है कि उनकी जो पेमेंट है वो उस अकाउंट से की जाती है जिससे अयान अली को की जाती है। अब अयान अली कौन है? बिलावल के सदके के बकरे क्या हैं? और उसका गवर्नर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ बनने चला है। चले जाइए और अपना मुंह धो के आइए, आपके बस का रोग नहीं है, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। वो जो अडियाला जेल में कैद पड़ा है ना, उसने आप लोगों की सियासत को दफन करके रख दिया है। वो तो इस गर्मी में पड़ा है ना, बग़ैर पंखे के, बग़ैर सहूलियात के, लेकिन कौम जो है उसको दिल दे बैठी है। वगरना हो सकता था कि जिस आदमी का नाम लेने पे पाबंदी हो, जिसकी पार्टी का कोई निशान ना हो, यार आज लंबी लंबी कतारों में गिलगित के पहाड़ों में लोग कह रहे हों हम इमरान खान को वोट देंगे, हम इमरान खान के हिमायत याफ्ता लोगों को वोट देंगे। इसको कहते हैं ज़िद। आप लोगों की ज़िद है कि माइनस इमरान खान, अवाम की ज़िद है कि प्लस इमरान खान। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, इक़्तिदार तो आते जाते रहते हैं। इक़्तिदार को अगर आप सामने रखें ना तो ये कोई मिरास नहीं है कि इक़्तिदार हमेशा अच्छे लोगों को ही मिलता है। तारीख़ पढ़िए, हज़रत इमाम हुसैन के फ़लसफ़े को पढ़िए कि कैसे इक़्तिदार जो है ये बाज़ औक़ात इंसान के गले में जो है ये फंदा ही पड़ जाता है। आज जी रावला कोट में एक हमें फुटेज भेजी है हमारे एक चाहने वाले ने। हाँ, उसमें हमने देखा है कि वहाँ से 2 गाड़ियाँ बग़ैर नंबर प्लेट के वो आती है जिसमें असला मौजूद होता है, और जो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स हैं वो भी 2 नंबर है। अब कश्मीर रावला कोट में ये पाकिस्तान की एजेंसियों को हम कह रहे हैं
कि खुदारा सोचिए दुश्मन हमारे सफ़ों में घुस चुके हैं, केपी में हम मुकम्मल एक हालत जंग में हैं। खुदा के लिए कश्मीर के मसले को अना का मसला ना बनाइए। हमने पहले भी याह्या खान की अना की जो कीमत है हमने बर्दाश्त की है। माजरत के साथ आपको बहुत बुरा लगता है कि मशरकी पाकिस्तान पर कोई बात करे, लेकिन क्यों ना करे। हमें अल्लाह का नबी कहता है कि आपने अपनी गलतियों को बार बार डिस्कस करना है, कामयाबियों को नहीं करना, आप गरूर पकड़ जाएंगे। तो याह्या खान को बंगाली पसंद नहीं थे, आप लोगों ने मिस हैंडल किया। ये कश्मीरी हैं, अभी प्रॉपर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने। 12 सीटों का मामला है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर कोई चीज़ देकर उनके मुतालबात मानकर आपको नहीं मानने पड़ने, बिल्कुल मानने पड़े। कल एक लाश गिरी है, खुदा न खास्ता कुछ और हो गया, आपने रेंजर वहाँ पे बुलाई है। अब कितने हाउ मैनी डेज आप वहाँ पर इसको तैनात रखेंगे? कितनी हाउ मैनी डेज? 6 महीने, साल, 2 साल? क्या पाकिस्तान की ज़िंदगी 2 साल है? इसने तो सदियों जीना है। तो सदियों जब जीना है तो इन लोगों को आपने पावर देनी है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। तो ये जो गाड़ियों में आ रही हैं उन पर भी हालात ख़राब हैं। इसके अलावा जी एक आज शब्बर जैदी है जी, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इतना बड़ा स्टेटमेंट पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं पढ़ा। उसने कहा जी, जब मैं इमरान खान के दौर में, ये शब्बर जैदी है, ये siyaasat.com पर उनका पूरा प्रोग्राम पढ़ा है जिसको हमने आज वॉच किया है। वो कहते हैं कि जब इमरान खान के दौर में वो FBR में दे रहे थे परफॉर्मेंस, अपनी सर्विसेज दे रहे थे, तो जब ताजरों की लिस्टें बनाई थी कि उनको हमने रजिस्ट्रेशन करनी है, तो वहाँ पर पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं उसने हमें रोक दिया। तो उसने कहा जिस मुल्क में जो टैक्स कलेक्शन है उसके मामलात में भी अगर मुदाखलत हो तो फिर मुल्क चलाने वाले आप ख़ुद सोचें आप किधर जा रही है। तो ये इंतहाई हारोबल स्टोरी है। पाकिस्तान है, यहाँ पर वैसे कोई चीज़ ढकी छुपी तो नहीं है। अगर इंतखाबात से लेकर ये मामलात हुकूमत तक और सियासत तक संभाले हुए हैं तो टैक्स भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे, लेकिन रहम अल्लाह ताला उन पर करता है जी जो अपनी हालत पर खुद गौर करते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, आपने देखा हमारे पास मशरकी पाकिस्तान था, वो चला गया, हमसे आपने अपनी नेमत वापस ले ली। अब हमारे पास छोटा सा देश रह गया है, इसका छोटा सा हिस्सा है कश्मीर का, गिलगित का, केपी का, बलूचिस्तान का। ऐ मेरे अल्लाह, यहाँ पर कुछ लोग हमसे नाराज़ हैं हमारे हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से। मेरा परवरदिगार कोई अच्छा हुक्मरान हमें अता कर, ताकि ये जो हमारे नाराज़ भाई हैं ये भी हमारे वापस आ जाएं। क्यों हमारे पास सांस लेने के लिए बग़ैर पाकिस्तान की कोई ख़ित्ता नहीं है। ऐ अल्लाह, अगर इसको भी कुछ हो गया तो हम अपने बच्चों को लेकर किधर जाएंगे? हमें जब बनाया था तो मेरे वतन की बेटियों की इज्जतें लूट ली गई थी। अगर खुदा न खास्ता इसको कुछ हो गया तो मेरा मौला हमारे पास क्या बचे था? हम अपने दुखी दिल के साथ, आंसुओं के साथ तेरी बारगाह में हाजिर हैं। हमारे मुल्क को बचा ले, हमें कोई नेक साले हुक्मरान अता फरमा जो आपके कानून के मुताबिक चले, जो अपना कानून न चलाए। क्योंकि मेरे नबी ने मलूकियत को एक काट खाने वाला निज़ाम कहा था, और आज पाकिस्तान में मलूकियत है। यहाँ पर पाकिस्तान की जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो फ़ौजी जर्नल हैं, वो बिल्कुल मलूकियत के तर्ज पर कब्ज़ा करके बैठे हैं। ऐ अल्लाह, हम क्या करें? बग़ैर दुआ के हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी मदद फरमा, हमारे बच्चों पर रहम फरमा, पाकिस्तान को सही सिमत में लेकर जा, वगरना हम रोने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं बचेगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।